अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का पहला टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये ऐसा एक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। 1955 में प्लेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में स्टडी किया। अब अगर हम बात करें कि ये नज़र कैसे आते हैं, तो आम छोटी माइक्रोस्कोप्स जो कि थोड़ी सी एडवांस्ड लेवल पर हमें सेल ऑर्गेनेल्स को दिखाती हैं सेल्स के अंदर, अगर हम उनके थ्रू इनको ऑब्जर्व करें तो ये दानेदार से नज़र आते हैं। लेकिन ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं और इनके हिस्से कहलाते हैं सब यूनिट्स। एक इनका जो हिस्सा होता है सब यूनिट वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो कहलाता है लार्जर सब यूनिट, और एक इनका हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है तो वो कहलाता है स्मॉलर सब यूनिट। दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़कर रहते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर पूरा करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारे लिए बड़ी ही अहमियत का हामिल ऑर्गेनेल है। अगर हम राइबोसोम की बात करें कि ये इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दो तरह से पाया जाता है। नंबर 1, या तो ये साइटोप्लाज्म में आराम से बाकी के जैसे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वैसे डिस्पर्स होगा, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस्म है उसके ऊपर ये लगा होता है और उसके थ्रू ये अपनी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है, मेनली वो प्रोटीन्स हैं, उसमें भी मददगार साबित होते हैं। तो हर हिस्से को हम यूनिट सब यूनिट कहते हैं। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके थ्रू ऑर्गेनेल्स को उनके बेसिक हिस्सों में तोड़ दिया जाता है ताकि उनको अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो अगर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है उसको इस्तेमाल करें और जो यूकैरियोट्स का राइबोसोम है उसमें उसको उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ें तो हमें दो हिस्से मिलते हैं उसके, एक लार्जर सब यूनिट जैसे मैंने आपको पहले बोला और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो स्वेडबर्ग भी एक साइंटिस्ट का नाम था। स्वेडबर्ग अब यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसे एस से शो करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो जो इनका लार्जर सब यूनिट है उसका जो साइज़ है वो है 60S और जो छोटा सब यूनिट है उसका साइज़ है 40S। मिसाल के तौर पर हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम 1 किलो आलू 1 किलो सब्ज़ी के हिसाब से किलो का वर्ड जो है वो हम यूनिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह केले अगर हमने लेने हैं तो हम जैसे दर्जन का आम इस्तेमाल करते हैं और हमें पता होता है कि एक दर्जन में 12 केले हमें मिलेंगे। तो स्वेडबर्ग भी एक तरह से यही है, यूनिट है। अच्छा, उसके बाद जब दोनों सब यूनिट्स को अटैच कर दिया जाए, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को, तो ये मिलकर जो पूरा बड़ा साइज़ इकट्ठा बनाते हैं वो है 80S। इनको जोड़ने के लिए एक आयन की ज़रूरत होती है जो कि है मैग्नीशियम आयन। पेपर में अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच आयन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, तो आपको बहुत सारे और आयन्स के नाम भी लिखे होंगे लेकिन मैग्नीशियम आयन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है तो राइबोसोम्स खासी बड़ी तादाद में मैसेंजर आरएनए जो कि आरएनए की किस्म है उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। तो जब ये अटैच हो जाते हैं तो उस वक्त इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलीसोम। पेपर में 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पोलीसोम, तो आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स विच आर अटैच टू द मैसेंजर आरएनए इज़ नोन एज पोलीसोम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन फॉर्मेशन का फिनोमेना दिखाया गया है। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट लार्जर और स्मॉलर आ रहे हैं। मैसेंजर आरएनए रेड कलर में दिखाया गया है, उसके ऊपर ग्रुप में अटैच हुए हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। आमतौर पर ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं लेकिन अटैच होने के लिए इन्हें मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है और ये प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये पोलीसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगली बात हम करते हैं गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया और इसके ऊपर स्टडी की और वो ज़माना था 1898 का। इसको अपरेटस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 6-7 जो स्टैक्ड यानी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई चैनल्स ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल एक पूरा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको अपरेटस का नाम दिया जाता है। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पढ़ा था उन्होंने उनको बेसिकली प्लांट्स में स्टडी किया था, फिर उसके बाद मालूम हुआ कि ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। उन साइंटिस्ट का पूरा नाम था कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही से गोल्जी अपरेटस गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस क्या है, जो कि इसका तीसरा नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए कि ये छोटी छोटी चैनल्स पर जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं मौजूद एक छोटा सा ऑर्गेनेल है। ये जो चैनल्स हैं ये मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग से मिलकर बनी है जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी एंड्स की तरफ पिंच भी होती हैं
छोटे छोटे ये वेजिकल्स पैदा करती हैं, क्योंकि गोल्जी अपरेटस का काम है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को पैकेज करना। तो पैकेज करने के लिए इन्हें उसको मेम्ब्रेन के थ्रू फोल्ड करना पड़ता है, ताकि जो चीज़ कहीं पर भी भेजी जानी है उस पर चेंज ना आए, वो सेल के अंदर आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो ये वेजिकल्स पैदा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मिंग फेस, ये सामने वाला हिस्सा है गोल्जी अपरेटस का, जिसे हम फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं। और इसके एग्जैक्टली दूसरी तरफ जो हिस्सा है कॉनकेव सा, उसको हम कहते हैं मैचुरेशन फेस। और दोनों तरफ जो सिस्टर्नी है उसके बिल्कुल एंड्स पर छोटी छोटी वेजिकल्स बन रही है, जिसके अंदर मखसूस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर हर चीज़ जो कि हम ख़रीदते हैं वो किसी ख़ास डब्बे के अंदर बंद होती है, पैक हुई होती है। हम उस पैकिंग को खोलते हैं और फिर उस चीज़ को निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो महफूज तरीके से हमारे तक पहुंच जाए, हम तक पहुंच जाए और वो ख़राब ना हो। तो जो मटेरियल्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, जो कि इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो कि सेल के अंदर बनते हैं, वो अगर सेल के अंदर ऐसे ही विदाउट पैकेजिंग भेजे जाएंगे तो वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो है ये मेनली पैकेजिंग का काम करती है। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं, क्योंकि ये आगे से दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया। और ये न्यूक्लियस के बाहर होती है। तो इसके ठीक साथ आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी ट्रांसपोर्ट पे हेल्प आउट करता है। राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनको फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए गोल्जी अपरेटस की तरफ भेज दिया जाता है। बाज़ दफ़ा कुछ एंजाइम्स को भी बनाया जाता है, एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनको फिर लाइसोसोम की शक्ल में मखसूस जगहों पर पहुँचाया जाता है। लाइसोसोम्स क्या हैं? ये भी सेल ऑर्गेनल्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म है, और इसको हमने आगे अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। ये जनाब सिक्रीशंस पैदा करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स को पैकेज करते हैं मेम्ब्रेन के बाहर। मेम्ब्रेन बाहर होती है, हमारा जो मटेरियल जिसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है वो अंदर होता है। मैमल्स के अंदर मिसाल के तौर पर पैंक्रियास जो लबलबा हमारा कहलाता है, जो कि इंसुलिन वगैरह बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है, इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करता है, उसमें भी इसके जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू भेजे जाते हैं, ये वहाँ भी हेल्प आउट करते हैं पैंक्रियास के सेल्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये ग्रैन्यूल्स बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेजिकल्स बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, और वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के आपस में मिलाप से बनते हैं, तो ये उनकी भी जो है हिफाजत करता है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ ज्वाइन करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं, और अगर लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो लिपोप्रोटीन्स बनती हैं, जिसको हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब हमने बात करनी है लाइसोसोम की। अभी हमने बात की थी कि लाइसोसोम जी बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वो क्या है? लाइसो का मतलब है ब्रेक डाउन, सोमा का मतलब है बॉडी। लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिट का मतलब भी यही है, टू ब्रेक डाउन। तो डिडर्फ थे जो कि एक साइंटिस्ट, 1949 में इन्होंने लाइसोसोम्स को ऑब्जर्व किया और फिर इसके बारे में तमाम दुनिया को बताया। जब भी कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल हमारे जिस्म में दाखिल होता है, तो हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद जब वो सेलुलर लेवल पर आ जाता है कि सेल के अंदर उसको दाखिल होना है या नहीं, तो हर उस बॉडी पार्टिकल, हर उस स्मॉल सब्सटेंस को जो कि सेल के अंदर दाखिल होना है, उसको जो है इनगल्फ करना, उसको घेरा डालकर, वैक्यूल बनाकर बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर लेकर आना, वो प्रोसेस जो है फैगोसाइटोसिस के नाम से हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको करने के लिए लाइसोसोम्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये एनिमल सेल्स में वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ये ऐसा सच नहीं होते, ये प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में भी नहीं है। इनके बाहर एक सादा सी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इनके जो अंदर है, जो मेन इनकी बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वो किस्में होती हैं जो कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकती हैं, तोड़ फोड़ सकती हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फॉस्फेटेजेस भी होते हैं जो कि थोड़ी सी पीएच लो लेवल पर, एसिडिक फॉस्फेटेजेस जो कि लो पीएच लेवल पर किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। सो जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, उनको प्रोसेस किया जाता है गोल्जी अपरेटस के थ्रू, और फिर उनको लाइसोसोम की शक्ल में इकट्ठा करके रख दिया जाता है, ताकि जहाँ इनकी ज़रूरत पड़े उनको इस्तेमाल के लिए भेजा जा सके। अब जो लाइसोसोम है इसकी दो किस्में हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और फिर प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। डायरेक्टली गोल्जी अपरेटस से जब छोटी सी एक थैली बनकर, वेजिकल बनकर लाइसोसोम बनता है, जिसमें बाहर मेम्ब्रेन होती है और अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स या प्रोटीन्स या इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं लाइक एसिड फॉस्फेटेजेस,
तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में क्योंकि फैगोसाइटोसिस करनी होती है, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करना होता है, उसको तोड़ना होता है, इसलिए इनमें एंजाइम्स होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर सेल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर दाने आपको बने हुए नजर आ रहे हैं जो कि हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं मखसूस किस्म की। इस केस में यहाँ पर वो एंजाइम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर। तो इसने बनाकर प्रोटीन आगे भेज दी, जो कि हमारा एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पानी की जो है प्रेजेंस, उसमें ये ब्रेक डाउन करता है। इसको गोल्जी अपरेटस में भेज दिया गया ताकि इसको पैकेजिंग किया जा सके। गोल्जी अपरेटस ने इसको एक छोटे से मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज कर दिया है। अब लाइसोसोम जो है ये मुख्तलिफ तरीके से अपना काम सर अंजाम देगा। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेल, जो कि हमारे जिस्म में ऑर्गेनेल जिनकी एज पूरी हो गई होती है, वॉर्न आउट, फट गए होते हैं, ख़त्म हो गए होते हैं, टूट फूट का शिकार हो चुके होते हैं, उनको भी ये घेरा डालकर ख़त्म करता है, क्योंकि उनका हमारे सेल के अंदर जमा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने उस जो डैमेज्ड हमारा सेल ऑर्गेनेल था उसको डाइजेस्ट कर लिया है, और फिर डाइजेस्ट करके अब जो इसकी शक्ल है, जब इसका काम खत्म हो गया है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल के बाहर एक फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को वैक्यूल बनाकर यहाँ अंदर ले आए हैं, ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम जो कि प्राइमरी लाइसोसोम है उसने फ्यूजन कर लिया है। फ्यूजन करने के बाद इसने उस फूड पार्टिकल को तोड़ दिया है और छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अब ये छोटे हिस्से जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज होने के लिए तैयार हो गए। इस वक्त हम इसे कहेंगे लाइसोसोम। तो ये जो सारी डिटेल है आपको डायग्राम की ये बता दूं, बाज़ दफ़ा सेल जो है अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि सेल वॉर्न आउट हो गया होता है, उसके सेल ऑर्गेनेल्स डेड हो गए होते हैं। तो जब एक सेल अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो उसे ऑटोफेजी बोलते हैं, यानी कि सेल्फ ईटिंग। तो ये जो चीज़ है ऑटोफेजी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि सेल ऑर्गेनेल जो है सेल के अंदर ही ये काम हो रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो इसे हम ऑटोफेजी बोलते हैं। तो ऑटोफेजी आपको पेपर में 2 नंबर की पूछी जा सकती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ द सेल, फॉर एग्जांपल पुराने माइटोकॉन्ड्रिया, उनको ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये जो वॉर्न आउट हो चुके हैं, ये ख़राब हो चुके हैं, अगर ये सेल के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे, जगह कैप्चर कर लेंगे और नए सेल ऑर्गेनेल्स को काम करने के लिए जगह चाहिए। तो इसलिए सेल जो है वो अपने आप के अंदर से मौजूद ये जो सारी चीज़ें जिनको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिनको नया बनाने की ज़रूरत है, उनको ऑटोफेजी के दौरान ख़त्म करता है अपने जिस्म से, और ये सारा कुछ लाइसोसोम की मदद से होता है। अच्छा, अब बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो लाइसोसोम्स की वजह से एसोसिएटेड हैं और इन्हें कॉन्जेनिटल डिजीज़ बोलते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर मैं ख़ास स्ट्रेस करूँगी क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे आपके जिस्म में जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि ग्लाइकोजन है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से बनता है। ये इकट्ठे होते रहते हैं आपके सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, और इकट्ठे होने की वजह से हम जिस डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं हम उसे कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। स्टोरेज डिजीज़ असल में म्यूटेशंस की वजह से पैदा होती हैं, और म्यूटेशन होती है हमारे डीएनए में, हमारे जीन में अचानक होने वाली चेंजेस, जिनका हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट होगा और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेनली इस किस्म की म्यूटेशंस के नतीजे में जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो सही नहीं बन रहे होते। अगर लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम भेजे जाने हैं वो सही नहीं बन रहे तो ऑब्वियस है कि लाइसोसोम अपना काम सर अंजाम नहीं कर सकता। अब वो चीज़ जिसको सेल के अंदर इकट्ठी हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है और उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, अगर उसको ख़त्म करने वाला एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेजेस हैं, ये नहीं बन रहे तो जिस लाइसोसोम में उनको भेजा जा रहा है वो लाइसोसोम भी नॉर्मल वे में काम नहीं कर सकेंगे, और ऐसे कंपाउंड सेल के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे, बिला वजह इकट्ठे होते चले जाएंगे, सेल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, सेल के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को हैम्पर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो डिज़ीज़ पैदा होती है उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। अब स्टोरेज डिजीज़ जो है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, इसमें आगे से बहुत सारी किस्में हैं, क्योंकि जिस किस्म का कंपाउंड इकट्ठा हो रहा है आपके सेल के अंदर तो उस किस्म को फिर हम एक ख़ास नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़। अब ये स्टोरेज डिजीज़ जो हैं उसमें से एक पहली किस्म है। अब ये कब होती है? जब आपके लिवर में, आपके मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो मेम्ब्रेन के साथ, ऑर्गेनेल्स के साथ ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। इन दिस डिजीज़ द एंजाइम्स विच डिग्रेजेस
द डिग्रेड्स द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज़ एब्सेंट। अब आपको पता है कि हमारा जो ग्लूकोज अल्टीमेटली हमारा एनर्जी देने का सोर्स है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, एनर्जी बनाता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में सेव कर लिया जाता है लिवर में, मसल्स में, फैट के फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू वगैरह में। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन को टूटना चाहिए ग्लूकोज के अंदर, ताकि एनर्जी का जो बहाल रहने का सिस्टम है वो ठीक हो जाए। और ग्लाइकोजन अगर इकट्ठा होता चला गया ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये तो हमारे स्टोरेज डिजीज़ कॉज कर देगा। तो ये भी वो पहली स्टोरेज डिजीज़ है जिसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं हो रहा ग्लूकोज में और इकट्ठा होता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जो स्टोरेज डिजीज़ हैं, इस तरह की तकरीबन 20 ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में आज की दुनिया में आज हमें अपने लेटेस्ट नॉलेज के मुताबिक पता चल चुका है, और ये मखसूस एंजाइम के ना बनने की वजह से होती हैं। अगली डिजीज़ जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो है टे सेक्स डिजीज़। अच्छा, ये क्यों होती है? क्योंकि जी एंजाइम अगेन यहाँ नहीं बनता। वो कौन सा एंजाइम है? जो कि लिपिड्स को काट छांट करता है, लिपिड्स को कैटाबोलाइज करके उनको छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। अगर उनको छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे तो लिपिड्स बिला वजह सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसी तरह लिपिड्स अगर ब्रेन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो मेंटल रिटार्डेशन, यानी आप उसमें अपने जहन को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते, उसको लीड करेंगे और उससे डेथ भी हो सकती है।